का ध्यान रखती। यादव का छोटा भाई करण अभी छोटा होता है, वह अभी स्कूल में ही पढ़ता है। करण साक्षी भाभी के साथ बहुत हंसी मजाक करता, क्योंकि घर में कोई और नहीं था करण की उम्र का जिससे करण हंसी मजाक कर सके। बड़े भाई यादव भी महीने में 1-2 बार काम के सिलसिले में बाहर चले जाते और 3-4 दिन बाद ही वापस लौटते। एक दिन घर वाले किसी की शादी पर बाहर गए थे और घर में भाभी और देवर करण अकेले ही होते हैं, क्योंकि भाभी की उस दिन तबीयत बहुत ख़राब होती है और करण के स्कूल में एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए उन दोनों को घर रहना पड़ा। घर में साक्षी अकेली होती है और उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। साक्षी का सिर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि उसे उस दिन ऐसा लग रहा था कि कोई जैसे उसके सिर पर हथौड़ा मार रहा हो। तभी दोपहर को करण भी घर आता और आकर भाभी भाभी चिल्लाता और कहता कि मुझे बहुत भूख लगी है, आप मेरे लिए खाना दे दो। लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आता। फिर करण भाभी के कमरे में चला जाता और देखता कि भाभी बेड पर लेटी हुई है और अपना सर जोर जोर से दबा रही होती है। तब करण भाभी से पूछता कि भाभी आपको क्या हुआ, आपकी तबीयत तो ठीक है ना। तब भाभी कहती कि करण वैसे तो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, तुम सिर्फ 5 मिनट रुको। तब करण कहता कि नहीं भाभी आप रहने दो, खाना बनाने को मैं बाहर जाकर खा लूँगा, आपकी तबीयत को क्या हुआ मुझे बताओ। तब साक्षी कहती कि मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, मैंने सुबह दवाई भी खाई लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। घर वाले भी किसी की शादी पर गए हुए हैं, घर पर मैं अकेली ही हूँ, इसलिए सोचा कि थोड़ा सा आराम कर लूँ। तब करण कहता कि भाभी अगर आप कहो तो मैं आपका सिर दबा दूँ, आपको थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। तब भाभी कहती कि नहीं करण तुम रहने दो, तुम वैसे भी स्कूल से थक कर घर आए हो, तुम भी आराम कर लो। लेकिन करण नहीं मानता और भाभी का सिर दबाना शुरू कर देता। भाभी को बहुत आराम मिलता और वह जब कहती कि अब तुम बस करो और भूखे होगे, तुम जाकर बाहर से कुछ खा लो, मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ। फिर करण बाहर खाना खाने के लिए चला जाता। तभी घर वाले भी वापस लौट रहे होते हैं और करण को देखते हैं कि बाहर रेडी पर छोले भटूरे खा रहा होता है। तब वे करण से पूछते करण क्या हुआ, आज भाभी ने तुम्हें कुछ बनाकर नहीं खिलाया। तब करण कहता कि नहीं आज भाभी की तबीयत बहुत ख़राब है, वह तो कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती हूँ, लेकिन मैंने ही मना कर दिया। मैंने कहा आप आराम कर लो, मैं बाहर जाकर कुछ खा लूँगा। फिर घर वाले सभी आ जाते हैं और साक्षी को देखते उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। यादव फिर उसे तुरंत हॉस्पिटल में ले जाता। वहाँ आकर ज़्यादा पता चलता कि साक्षी माँ बनने वाली होती है, इसलिए उसे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे होते हैं। तब डॉक्टर यादव कहता कि अब आपको अपनी बीवी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, हो सके तो उसका घर का काम मत ही करवाया करो, उसे सिर्फ आराम की ज़रूरत है। जब ये बात सभी घर वालों को पता चलती तो वो बहुत खुश हो जाते और यादव को बधाई देते कि तुम बाप बनने वाले हो। लेकिन यादव की माँ बहुत बड़ी होती है, उसे घर का कामकाज नहीं हो पाता और घर में साक्षी के अलावा कोई और कामकाज करने को नहीं था और साक्षी को काम करने की इजाज़त भी नहीं थी। फिर करण भाभी को कह देता कि भाभी आप फिक्र मत करो, घर का थोड़ा बहुत काम मैं कर लिया करूँगा, आप सिर्फ रसोई घर ही संभाला करो। साक्षी भी सोचती कि भगवान ने मुझे बहुत अच्छा देवर दिया जो मेरी इतनी फिक्र करता है, वह तो अब घर का काम भी कर लेता है। भाभी और देवर के बीच ऐसा स्नेह देखकर सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। यादव हमेशा ही कामकाज में फंसा रहता और उसे घर से बाहर जाना ही पड़ता। साक्षी ने कई बार कहा कि आप अभी अपनी बदली यहाँ करवा लीजिए, मुझे अब आपकी ज़रूरत है, पर यादव कहता कि क्या करूँ, मेरा काम ही ऐसा है, मुझे काम के सिलसिले में इधर उधर जाना ही पड़ता है, अगर ना जाओ तो बॉस बहुत नाराज़ होगा। तुम फिक्र मत करो, कुछ दिनों की बात है, फिर मैं अपने गांव में ही शिफ्ट हो जाऊंगा, यहाँ ही ड्यूटी करूंगा। मैंने अपने बॉस से बात कर रखी है, वह मान भी गए हैं। तब साक्षी कहती है कि वह तो अच्छा है कि देवर मेरी बहुत मदद कर रहे हैं, घर का थोड़ा बहुत काम वह कर लेते हैं, आपको पता ही है माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं उनसे कोई काम करवाऊँ। और फिर यादव किसी काम के सिलसिले में घर से बाहर चला जाता है और रात का वक्त होता है। करण का बहुत ज़ोर से सिर दर्द हो रहा होता है और वह जाकर भाभी का कमरा खटखटाता है और भाभी को कहता है कि अगर आप मेरे लिए चाय बना दो तो मैं आपकी बहुत मेहरबानी होगी, मेरा सिर दर्द में फटा जा रहा है, मुझे नींद भी नहीं आ रही, क्या आप मेरा काम कर सकती हो। तो भाभी कहती कि हाँ देवर जी क्यों नहीं, आप यहाँ बैठे, मैं 5 मिनट में आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। भाभी रात को करण के लिए चाय बनाने जाती और चाय पीने के बाद करण कहता कि भाभी अब मुझे ठीक लग रहा है,
अब मैं अच्छे से सो पाऊंगा। ऐसे कुछ समय बाद साक्षी एक लड़के को जन्म देती। लड़के के जन्म पर भाभी सभी घर वाले बहुत खुश होते हैं। यारों तो मानो फूले ने ही समा रहा होता है। वह सारे मोहल्ले में लड्डू बंटवा रहा था। घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती। फिर करण भी बड़ा हो जाता और उसकी भी शादी की उम्र हो जाती। करण कहता है कि अगर मैं शादी करूँगा तो भाभी जैसी लड़की के साथ ही करूँगा। तभी घर वाले कहते हैं कि हाँ तो हम तुम्हारे लिए भी बारे भी जैसी ही सुंदर सुशील लड़की ढूंढेंगे। अब करण बड़ा हो गया और सभी घर वाले करण की शादी पूजा नाम की लड़की से करवा देते। पूजा भी एक समझदार और पढ़ी लिखी लड़की होती है, लेकिन करण हमेशा अपनी भाभी के साथ ज़्यादा समय बिताता, अपनी भाभी से बहुत हंसी मजाक करता। ये बातें पूजा को अच्छी नहीं लगती थी। पूजा ने कई बार करण को टोका कि तुम भाभी के साथ ऐसा हंसी मजाक मत किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तब करण कहता कि जब से भाभी घर में आई है तब मैं बहुत छोटा था। भाभी ने मुझे अपने बेटे से बढ़कर माना है। वह हमेशा मेरा ख्याल रखती। वह मेरे लिए मेरी माँ के समान है। तुम ऐसी बातें मत करो। करण और पूजा भी ये सारी बातें साक्षी सुन लेती है और सोचती कि मैं करण से बात करूंगी जब वह खाली होगा। फिर एक दिन करण घर की छत पर अकेला बैठा होता है। तभी वहाँ साक्षी चली जाती है और करण को कहती है कि करण मुझे तुमसे एक खास बात करनी है। तब करण कहता है कि भाभी बताइए क्या काम है, आप जो कहेंगी मैं वो करूँगा। तब साक्षी भाभी कहती है कि देखो, पहले तुम्हारी शादी नहीं होती तो मेरे साथ बहुत हंसी मजाक करते थे, पर तब ठीक था, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है, तुम्हारी बीवी के मन में कई बातें चल रही होंगी। मैंने तुम्हारे कल सारी बातें सुन ली थी। पूजा ने तुम्हें जो भी कहा वह मुझे बहुत बुरा लगा।